हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गेरेवाल की बुक से, बुक 3 चैप्टर 3 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और अभी हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अभी तक हमने जो कुछ भी क्लास 11th और 12th में पढ़ा वो अकाउंटेंसी के डेफिनेशन का रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग पार्ट था। लेकिन डेफिनेशन में इंटरप्रिटेशन पार्ट भी आता है। इंटरप्रिटेशन तब शुरू होता है जब फाइनल अकाउंट्स पूरे बन चुके होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना और एनालाइज करके बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन को सही सही समझना, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को समझना, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को समझना, उसके ग्रोथ पोटेंशियल को जांचना, ये सारी चीज़ें शुरू होती है मैनेजरियल लेवल में। और यही है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस। लेकिन हम यहाँ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम पढ़ेंगे। मतलब ये है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद, फिर बैलेंस शीट भी बना चुकने के बाद एनालिसिस शुरू होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू होता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होते हैं कि बिज़नेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और इसको जब तक एनालाइज नहीं किया जाए तब तक बिज़नेस अपना स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को नहीं जान सकेगी। इसलिए इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट करना ज़रूरी है और इसका कॉमन साइज एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। एनालिसिस करने से हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिज़नेस पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, मतलब बिज़नेस आगे के सालों में कैसे प्रॉफिट कमाएगी, मतलब उसके प्रॉफिट कमाने के चांसेस कितने स्ट्रॉन्ग है। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ग्रोथ पोटेंशियल, क्या है, ये अगर पता चल जाए तो बिज़नेस में डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए ये जो थर्ड बुक है ये पूरा मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू है। टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्स्ट आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और सेकंड आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में आप किसको कंपेयर करेंगे? बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। कंपेयर करने के लिए हमें कुछ बेस भी चाहिए रहता है। एक पीरियड को दूसरे पीरियड के साथ कंपेयर किया जाता है और बहुत सारे एनालिसिस किए जाते हैं। उसी तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी हमें बैलेंस शीट को और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है ये एक वर्टिकल एनालिसिस होता है। इसमें एक कॉमन बेस लेकर के बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हर आइटम को परसेंटेज वाइज दिखाया जाता है। पीरियड वाइज कंपैरिजन में इंट्रा फर्म हो सकता है और इंटर फर्म भी हो सकता है। इंट्रा फर्म का मतलब है एक ही बिजनेस में 1 ईयर को दूसरे ईयर के साथ कंपेयर करना, और इंटर फर्म का मतलब है एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ सेम पीरियड के लिए कंपेयर करना। और कॉमन साइज स्टेटमेंट में वर्टिकल एनालिसिस होता है जिसमें एक कॉमन बेस रहता है। ज़्यादातर ये टोटल, अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का टोटल को बेस लेते हैं, और अगर वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो नेट सेल्स को बेस लेते हैं जिसे 100 माना जाता है। और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंपोनेंट्स को इस बेस के साथ कंपेयर करके ये बताया जाता है कि ये उस बेस का कितना परसेंटेज है।
ये चैप्टर सिलेबस के सबसे इजी चैप्टर्स में से है। मार्क्स स्कोरिंग भी बहुत आसान है और कैलकुलेशन सिर्फ परसेंटेज निकालने तक ही सीमित है। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। पहले हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ लेट अस सी द आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड, पर्टिकुलर्स फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। 2 ईयर्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है और इसलिए हम इसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बोल रहे हैं, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमें कम से कम दो ईयर का या 2 फर्म का डाटा की ज़रूरत होती है। शेयर होल्डर्स फंड फर्स्ट ईयर में वो 15 लाख था, अभी 22,50,000 हो गया है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ फर्स्ट ईयर में वो 7,50,000 रुपीज़ था, अभी भी 7,50,000 रुपीज़ है। करेंट लाइबिलिटीज़ ₹2,50,000 था और अभी 7,50,000 हो गया। नॉन करेंट एसेट्स फर्स्ट ईयर में 17,50,000 था, अभी 26,25,000 हो गया। और लास्टली करंट एसेट्स 7,50,000 था, अभी 11,25,000 हो गया है। सो वी हैव टू शो दिस इंफॉर्मेशन इन अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम देखें तो इस तरीके से कुछ रहता है। बैलेंस शीट दी हुई रहती है, उसमें हमें सिर्फ ये 2 कॉलम ऐड करना रहता है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन में ही दिया रहता है और हमें सिर्फ 2 कॉलम ही इसमें ऐड करना रहता है। क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट एक वर्टिकल बैलेंस शीट रहता है, इसलिए पहले ऊपर लाइबिलिटीज़ आती है और इसके नीचे एसेट्स होता है। इसके नीचे सारे एसेट्स लिखे जाते हैं, दोनों का ग्रैंड टोटल सेम रहता है। और फर्स्ट कॉलम जो है ये प्रीवियस ईयर का है, ये सेकंड कॉलम जो है वो करंट ईयर का है। इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकाला जाएगा और इस डिफरेंस को फर्स्ट ईयर के अमाउंट से परसेंटेज निकाला जाएगा। बस ये 2 कॉलम ही हमें नया ऐड करना रहता है और बाकी बैलेंस शीट वैसा का वैसा ही रहता है। हमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अरेंजमेंट को भी दिमाग में बिठाना है कि किस तरीके से ये आइटम्स अपीयर होते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में वो पहले से ही लिखे हुए रहते हैं। उसी तरीके से एसेट्स में भी 2 आइटम रहते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और लाइबिलिटीज़ में 3, जैसे कि शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 1 in the books of Universe Limited comparative balance sheet for the year ended 31st March 2019 and 31st March 2020. Now यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन का ही हिस्सा है, ये क्वेश्चन ही है, बस ये 2 कॉलम हमें अटैच करना है और ये हमारा आंसर बनेगा। फर्स्ट कॉलम जो है ये 31 मार्च 2019 का इन्फॉर्मेशन है और सेकंड कॉलम जो है वो करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसा फॉर्मेट में है वो हमको उसी तरीके से सारे आइटम्स को लिखना है। शेयर होल्डर्स फंड प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, और फिर करंट लाइबिलिटीज़ प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। अब ये कॉलम ए है, प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन कॉलम ए, करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन कॉलम बी, और इन दोनों कॉलम का जो अमाउंट में डिफरेंस है वो कॉलम सी है, जिसे हम एब्सोल्यूट चेंज कहेंगे। सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब करंट ईयर्स इन्फॉर्मेशन माइनस प्रीवियस ईयर्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जैसे देखें तो 22,50,000 माइनस 15 लाख हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ जो अमाउंट आ रहा है वो फर्स्ट ईयर का कितना परसेंटेज है हमें ये कैलकुलेट करना है और इसको हम कॉलम डी में लिखेंगे। सो डी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। सी मीन्स डिफरेंस, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमको यहाँ परसेंटेज पता चल जाएगा। ये सिंपल है, ये फॉर्मूला ज़रूर लिखा हुआ है लेकिन ये एक परसेंटेज निकालना है, मतलब जो एब्सोल्यूट चेंज है वो फर्स्ट ईयर के गिवन अमाउंट का कितना परसेंटेज है हमें यही यहाँ पर लिखना है और ये सारे आइटम में हमें वही करना है। सो लेट अस सी शेयर होल्डर्स फंड
प्रीवियस ईयर में 15 लाख था और करंट ईयर में 22,50,000 हो गया, तो कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 7,50,000 रुपीज़ बढ़ गया। सो हम यहाँ लिखेंगे 7,50,000। अब ये 7,50,000 फर्स्ट ईयर का कितना परसेंटेज है हमें यहाँ लिखना है। मतलब C, दैट इज़ कॉलम C, डिवाइडेड बाई A इंटू 100। मतलब 7,50,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 विल गिव अस 50%। इट इज़ दैट सिंपल। उसी तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटीज़, बैलेंस शीट में सेकेंड आइटम होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ नो चेंज है, यहाँ हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड आइटम करंट लाइबिलिटीज़ का होता है, वो प्रीवियस ईयर में 2,50,000 था और करंट ईयर में वो बढ़ करके 7,50,000 हो गया। सो कितना बढ़ गया? 5 लाख रुपीज़ बढ़ गया। सो ये एब्सोल्यूट चेंज है। अब 5 लाख रुपीज़ फर्स्ट ईयर का 2,50,000 का कितना परसेंटेज है? मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 विल गिव अस 200%। इसी तरीके से ग्रैंड टोटल भी देख लेते हैं। ग्रैंड टोटल में यहाँ का ग्रैंड टोटल आ गया 25 लाख, यहाँ का ग्रैंड टोटल आ गया 37,50,000। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है एब्सोल्यूट चेंज है 12,50,000। और ये 12,50,000 फर्स्ट ईयर के अमाउंट का कितना परसेंटेज है? मतलब C डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाइड बाई 100 विल गिव अस 50%। अब इसी तरीके से एसेट पार्ट को देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में 7,50,000 का नॉन करंट एसेट्स था और अब बढ़ करके ये 26,25,000 हो गया। सो द डिफरेंस इज 8,75,000। 8,75,000 17,50,000 का कितना परसेंटेज है? सो कॉलम C डिवाइडेड बाई कॉलम A मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 50%। उसी तरीके से करंट एसेट प्रीवियस ईयर में 7,50,000 का था, अभी 11,25,000 का हो गया। डिफरेंस जो है वो 3,75,000 का है। एंड 3,75,000 7,50,000 का 50% है। और ग्रैंड टोटल सेम 25 लाख फर्स्ट ईयर का और करंट ईयर का 37,50,000। डिफरेंस है, दोनों में माइनस करेंगे तो 12,50,000 एंड द परसेंटेज इज 50%। इस तरीके से कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार है। सो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, जिसमें 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड के इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। इससे हम कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में ओपिनियन बना सकते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड। यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये क्योंकि वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है कंपनी में, ऊपर सारे लायबिलिटीज़, फिर ग्रैंड टोटल, फिर उसके नीचे एसेट्स, फिर उसका ग्रैंड टोटल। और लायबिलिटीज़ में भी हमें जो आइटम्स है उसको एक ख़ास तरीके से ही लिखना रहता है, ऑर्डर है। एसेट्स में भी ऑर्डर है, लायबिलिटीज़ में भी ऑर्डर है। सो फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। यहाँ 2 ईयर्स दिए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। देखिए यहाँ 31 मार्च 2019 लिखा है और यहाँ 31 मार्च 2020 लिखा है। इन दोनों ईयर को ही हमें कंपेयर करना है। सो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 3 लाख था और करंट ईयर ₹3,50,000 है। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, प्रीवियस ईयर 2 लाख था, अभी करंट ईयर में 1 लाख हो गया। फिर करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर 1 लाख था और करंट ईयर में 1,50,000 हो गया। ग्रैंड टोटल 6 लाख। उसी तरीके से एसेट्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स जिसमें फिक्स्ड एसेट्स के बारे में है, प्रीवियस ईयर 3 लाख का था और करंट ईयर 4 लाख, मतलब 1 लाख बढ़ गया। और करंट एसेट जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में लिखा है, प्रीवियस ईयर 3 लाख का था और करंट ईयर 2 लाख, मतलब 1 लाख डिक्रीज़ हो गया। अब ग्रैंड टोटल 6 लाख।
नाउ सॉल्यूशन में बस हमें 2 कॉलम और जोड़ना है, इसके बाद 2 कॉलम और जोड़ना है, एक तो डिफरेंस का और दूसरा परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर। बस ये 2 कॉलम ऐड करने से हमारा सॉल्यूशन बन जाता है और ये क्वेश्चन हूबहू वैसा ही आंसर में लिखना रहता है। सो लेट अस सॉल्व इट। सो सॉल्यूशन 2 in the books of Sun Limited comparative balance sheet as at 31st March 2019 and 2020. Particulars: note number previous year, that is 31st March 2019, current year 31st March 2020. absolute change, अगर प्रीवियस ईयर को A बोल रहे हैं और करंट ईयर को B, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो C है, दैट इज़ B माइनस A, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। यहाँ पर ख्याल रखिए, इसे चेंज नहीं कीजिए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ही हमें देखना है। और ये प्लस या माइनस में आ सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है अमाउंट और डिक्रीज भी हो सकता है। फिर लास्ट कॉलम में हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मतलब ये जो डिफरेंस आया है ये डिफरेंस प्रीवियस ईयर का कितना परसेंटेज है हमें ये लिखना है। सो डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 विल गिव अस परसेंटेज। ये 2 कॉलम जो है यही आंसर का कॉलम है, बाकी इधर के जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें याद रखना है, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काम आएगा, रेशियो एनालिसिस में भी काम आएगा। सो बैलेंस शीट जब भी आप देखें तो उसका फॉर्मेट और अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ जो डार्क ब्लू कलर से है ये इसे हेड कहते हैं और लाइट ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है उसे सब हेड कहते हैं। ये हेड और सब हेड को भी आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि बैलेंस शीट का ये वाला आइटम का हेड क्या है और सब हेड क्या है। सो अभी तो ये एक छोटा और बहुत ही मामूली सा बैलेंस शीट है, लेकिन धीरे धीरे इसमें डिटेल्स बढ़ता जाएगा। तो आप अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि आपको उस समय मेमोराइज करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। नाउ कमिंग बैक टू सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर में 3 लाख था, करंट ईयर में 3,50,000 हो गया शेयर कैपिटल। सो 50,000 इंक्रीज हो गया and this 50,000 is how much percentage of previous year information, means 50,000 divided by 3 lakh multiplied by 100 will give us 16.67%। उसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स में अगर हम देखते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर में 2 लाख का था, करंट ईयर में डिक्रीज़ होकर 1 लाख हो गया। सो 1 लाख रुपीज़ डिक्रीज़ हो गया and this decrease in 1 lakh is how much percentage? It is 50%। बट ये डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस को ब्रैकेट में, और बिना ब्रैकेट के प्लस फिगर है, मतलब पॉजिटिव फिगर है। देन नेक्स्ट आइटम इज करंट लाइबिलिटीज़ ट्रेड पेएबल। इस ट्रेड पेएबल प्रीवियस ईयर में 1 लाख का था और करंट ईयर में 50,000 बढ़ के वो 1,50,000 हो गया। सो 50,000 पॉजिटिव and this 50,000 is 50% of previous year amount। now यहाँ नील है क्योंकि कोई चेंज नहीं है, 6 लाख नील। इसी तरीके से एसेट्स में देखेंगे, एसेट्स का इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स प्रीवियस ईयर 3 लाख, करंट ईयर 4 लाख, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1 लाख and this increase is how much percentage of previous year information? 3 lakh is 33.33%, और ये पॉजिटिव है। नाउ लास्टली करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, प्रीवियस ईयर में 3 लाख और करंट ईयर में डिक्रीज होकर 2 लाख। सो देयर इज अ डिक्रीज, 1 लाख रुपीज़ का डिक्रीज हो गया, एंड दिस 1 लाख इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 3 लाख? इज -33.33%, and here it is nil and nil। so that is the solution of question number 2। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है या असुविधा है या कोई भी सजेशन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।